आज हमारे साथ जो है गेस्ट वो बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, डॉक्टर निवृत्ति मिश्रा। निवृत्ति, वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इनका ब्रीफ प्रोफाइल पढ़ने में भी मुझे बहुत समय लगने वाला है, बट आई विल स्टार्ट। डॉक्टर निवृत्ति मिश्रा, शी इज CEO and Director for Soul Samvad, psychologist, a corporate trainer, parenting coach, career counselor, teen and youth counselor। बाप रे निवृत्ति, लिस्ट तो लंबी ही लंबी होती जा रही है। She is state vice president for WICCI. She has a doctorate work in management, has a rich experience of 18 plus years in academics as well as corporates, has a master's degree in clinical psychology and practices various psychotherapies, an internationally certified career coach and counselor as well as a soft skill trainer. Has conducted corporate training programs in Fortune 500 companies, actively teaches and trains management graduates, and apart from that conducted several sessions and awareness programs at many schools and colleges in various cities. She has published a book and several research papers in national and international journals. So Nivriti, welcome. Thank you. So Nivriti, कहाँ से शुरुआत की जाए? मैं जानना चाहूँगी सोल संवाद के बारे में सबसे पहले। So Soul Samvad is my dream project. Soul Samvad is actually a platform जहाँ पर हम mental and emotional health के लिए काम कर रहे हैं. So Soul Samvad means having conversations with your inner self. And when we have conversations with ourselves or with others, we actually get into a better mental and emotional space. Right. So Soul Samvad is dedicated to mental and emotional health, and that's a dream project for me. So this is what I've been working Yes, on. I know how hard you are working on that. So निवृत्ति, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो सभी जानना चाहते हैं। पेरेंटिंग कोच या पेरेंट कोचेस जो होते हैं वो साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट से अलग होते हैं या ये सेम है? नहीं, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। साइकोलॉजिस्ट एक प्रॉपर, सबसे पहला डिफरेंस है कि एक साइकोलॉजिस्ट के पास एक प्रॉपर डिग्री है, मास्टर्स है, प्लस दे हैव वर्कड अंडर सुपरविजन, एंड साइकोलॉजिस्ट आर वर्किंग विद पीपल, ह्यूमन बिहेवियर and understanding human minds and helping people understand themselves. Okay. एक पेरेंटिंग कोच एक्चुअली कोई डिग्री प्रोग्राम नहीं है, हाँ. वो एक सर्टिफिकेट कोर्स है जो आज के परिवेश में एक आ गया है। हाँ. ठीक है, क्योंकि आज के समय में हम पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं, पहले तो उतनी पेरेंटिंग की बात होती भी नहीं थी। तो आज के समय में क्योंकि एक पेरेंट्स को हाउ टू पेरेंट देमसेल्व्स बेटर, लाइक जैसे अगर आप एक मैनेजर बनते हैं या एक डॉक्टर बनते हैं तो इंजीनियर बनते हैं, तो कैसे आप कोर्स करते हैं तब आप एक बेटर इंजीनियर या बेटर डॉक्टर या बेटर मैनेजर बन पाए। करेक्ट। वैसे ही पेरेंटिंग का ना कोई कोर्स नहीं है। हाँ. हम सब ऐसे ही पेरेंट बन गए। हाँ. Right. फर्स्ट टाइम पेरेंट, सेकंड टाइम पेरेंट, लाइक दैट। True. Now, of course, if someone can teach us how to be effective parents, हाँ. क्योंकि parenting has also changed. जैसे आज के समय में मैं किसी को चिट्ठी या टेलीग्राम का मैसेज नहीं भेजूंगी। आज के समय में वी आर DMs, मैसेज, व्हाट्सएप। तो वैसे ही क्योंकि समय बदल रहा है तो पेरेंटिंग स्टाइल्स बदल रहे हैं। पहले की जनरेशन और अभी की जनरेशन में फर्क है, इसीलिए पेरेंटिंग कोच एक्चुअली एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है जहाँ पर लोग जो हैं, जो कोचेज होंगे वो पेरेंट्स को हेल्प करेंगे इन देयर बेटर पेरेंटिंग स्टाइल। ओके, तो क्या पहले जो पेरेंट्स थे, मतलब वी एज अ पेरेंट, यस, आई एज अ पेरेंट, माई सेल्फ एज अ पेरेंट, माई पेरेंट्स एज अ पेरेंट, उस समय इसकी ज़रूरत नहीं थी, अभी ज़रूरत अचानक से हम देखते हैं कि बहुत सारे पेरेंटिंग कोचेस होते हैं। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? So see, actually I think number one is that पहले ना पेरेंटिंग जैसी कोई बात ही नहीं थी। हम रले मिले परिवारों में थे, हम हाँ. संयुक्त परिवारों में थे। एक का बच्चा दूसरा पाल दे तो हम संयुक्त परिवारों में पल ही जाया हाँ. करते थे। आई थिंक जैसे जैसे टाइम बढ़ा और फैमिली स्प्लिट हुए, न्यूक्लियर फैमिलीज आए, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर आया। और हो क्या रहा था कि फादर एंड मदर बोथ आर वर्किंग, उनके ऊपर अपने वर्क प्रेशर्स थे, तो समहाउ वो प्रेशर्स जो थे वो बच्चों पे निकलने लगे। बच्चे के पास कोई और था नहीं, जैसे हाँ. पहले दादी नानी हुआ करती थी, हाँ. जो लाड किया बुआ, करती थी, मौसी, चाचा, मामी, सभी साथ में होते थे। हाँ. सो वो रोल्स इतने सारे डिफाइन हो गए मदर और फादर के, हाँ. कि मदर एंड फादर बहुत सारे सब बार अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं।
और आज जब हम काउंसलिंग पे यंग अडल्ट्स के साथ बैठते हैं, हाँ। तब वो हमें जब बताते हैं कि किस तरह से मेरे पेरेंट ने मुझे बहुत मारा या मेरे पेरेंट ने मुझे बहुत शेम किया या ह्यूमिलिएट किया, तब हमें ये समझ में आता है कि पेरेंट्स को ये समझना जरूरी है कि आपका बच्चा भी जो है वो एक ह्यूमन बीइंग है, इज एन इंडिविजुअल। उसको इमोशंस ऑफ शेम महसूस होता है, भले ही छोटा भी बच्चा हो, उसको इमोशन ऑफ फियर महसूस होता है, वो लव चाहता है, वो केयर चाहता है, वो अंडरस्टैंडिंग बिलोंगिंगनेस ये सब चाहता है। तो इसी तरह से अब पेरेंटिंग की बात हो रही है, पहले भी होती थी, ऐसा नहीं है, पेरेंटिंग टाइम इमेमोरियल रहा है। जैसे हम माता यशोदा का पेरेंटिंग स्टाइल देखते हैं, है ना, तो वैसे ही पेरेंटिंग डेफिनेटली हमेशा से रहा है, पर आज के परिवेश में उसकी बात ज्यादा हो रही है क्योंकि उसकी नीड शायद ज्यादा है। सही, बिल्कुल। थैंक यू फॉर द एक्सीलेंट आंसर। सो व्हाट इज योर एडवाइस, या किस तरीके से आप एडवाइस करती हैं उन पेरेंट्स को हु आर रियली स्ट्रगलिंग विद द टीनेजर्स? ये बहुत जैसे ही टीन में आते हैं ऐसा लगता है कि पंख निकल गए हों, एंड द पेरेंट्स आर रियली स्ट्रगलिंग विद द टीनेजर्स दीज डेज। सो व्हाट टाइप ऑफ एडवाइस यू जनरली गिव टू दीज पेरेंट्स? सो रचना मैम, जैसे पहले आप और मैं जब ग्रो अप हो रहे थे, मम्मी पापा ने जो कह दिया वो हमें करना होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग कोई अपनी थॉट्स या ओपिनियंस रखते नहीं थे, हमारे पास कोई डाइवर्जन्स और डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, राइट। आज के टीनेजर के पास सबसे पहले तो बहुत ज्यादा डाइवर्जन्स और डिस्ट्रैक्शंस है, दूसरा कि आज के टीनेजर के पास पीयर प्रेशर बहुत है, नेक्स्ट आज के टीनेजर के पास कोई बात करने के लिए नहीं है, सबसे जरूरी जो कंपोनेंट है, राइट। सो आज का टीनेजर एनी विच वेज इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड डिस्ट्रैक्शंस। अब क्या हो रहा है कि आज हम बात करते हैं टीनेज पेरेंटिंग में कि टीनेज बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट जो हो रहा होता है वो अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। देखिए, ब्रेन डेवलपमेंट अप टू 25 इयर्स, यानी लॉजिकल ब्रेन जो हमारी है, जो रैशनल थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो अप टू 25 इयर्स तक डेवलप होती है। अच्छा। तभी हमारी वैदिक संस्कृति में हम कहते हैं कि 25 तक ब्रह्मचर्य है, ठीक है, बिल्कुल। तो अब टीनेजर का जो लॉजिकल ब्रेन है वो 12 वर्ष की उम्र में डेवलप होना स्टार्ट होता है, एंड दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक यंग अडल्ट्स। अब एक अडल्ट क्या करेगा? एक अडल्ट बहस करेगा, अपने थॉट्स पुट अप करेगा, अपनी बातों को शेयर करेगा, अपने ओपिनियंस देगा। अब पेरेंट्स, एंड दैट टू वेरी स्ट्रांग ओपिनियंस, बिकॉज़ दैट इज व्हाट अडल्ट्स आर। यस। नाउ पेरेंट को क्या लगता है, देखो अभी तक तो मेरी हर बात मानता था, अभी मुझसे अचानक से बहस करने लग गया है, अभी तक तो सब सुना करता था, अभी देखो सुनता नहीं है। तो सबसे पहले अगर पेरेंट समझ पाए कि मेरा टीनेजर जो है वो एक यंग अडल्ट में ब्लॉसम हो रहा है, और बच्चे अपनी सारी बाउंड्री सबसे पहले अपने पेरेंट के साथ ही ट्राई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम कहते हैं, अगर पेरेंट हमारे पास आके कहता है कि मेरा बच्चा जो है वो बहुत बहस कर रहा है, तो हम कहते हैं कि करने दो, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को आज बहस करने से रोकेंगे तो बाहर वो अपनी आवाज नहीं उठा पाएगा, क्योंकि आगे लाइफ में कई बार उसके सामने ऐसी सिचुएशंस आएंगी जिसमें he will have to raise his voice, yes, और he will have to voice his opinion, yes, but then अगर उसको दबाया जाएगा तो फिर आगे उसको दिक्कत होगी। तो टीनेजर के साथ सबसे पहले तो उनको समझिए, राइट, बी फ्रेंडली नॉट अ फ्रेंड, big difference, yes, and at the end of the day please understand they are young individuals, अपनी होप्स, अपनी आशाएं उन पे मत थोपें, बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन हमेशा ओपन रखना बहुत जरूरी है। आई थिंक मैं अपने, जैसे मेरे प्री टीन और टीनेज बॉयज हैं, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि कुछ भी करके आना, डोंट वरी, मैं हूँ ना, सो एंड ऑफ कोर्स देयर इज दिस वन फाइन लाइन जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि कभी भी किसी लड़की को डिसरिस्पेक्ट मत करना, उस दिन मैं ही तुम्हारी क्लास लगाऊंगी, बट अदरवाइज अगर किसी भी पंगे में आप फंस गए तो आप ये मत डरना कि अरे what will happen, my mama will क्या कहेंगे या पापा क्या कहेंगे, मैं हूँ, I'll handle everything. So I think that faith and that communication line needs that to be trust open. Is very important. Yes. And most importantly, let's understand our teenagers are not bachas, they are young adults. Correct. And let's treat them accordingly. Right. Thank you so much for the wonderful answer. Nivriti, my next question is, आजकल साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स की बहुत बात होती है, जहाँ भी रिक्रूटमेंट्स हैं वहाँ पे बात होती है, कैंडिडेट्स को वो साइकोमेट्रिक टेस्ट पास करने होते हैं। तो ये साइकोमेट्रिक टेस्ट पहले तो होते क्या हैं, क्या ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और इनका रिजल्ट जो है वो एक्चुअली क्या दर्शाता है?
सो साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है हम यूजुअली करियर काउंसलिंग के लिए या एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन फिट के लिए लेते हैं। हाँ. अब जैसे एक सिंपल सी बात है, अगर आप अपने लिए कुछ ड्रेस लेने जाएंगे या आप कोई फुटवेयर लेने जाएंगे, हाँ. तो आप ऐसे ही कुछ नहीं ले लेंगे कि ट्रेंड में है तो मैंने ले लिया, मेरे फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया तो मैंने ले लिया। आप एक्चुअली उसको ट्राई करेंगे और जो आपको बेटर फिट आएगा और जो आपके ऊपर बेटर लगेगा, आप वो गारमेंट या वो फुटवेयर सिलेक्ट करेंगे। करियर में क्या होता है, हमको फ्रेंड ने बोला या पेरेंट्स ने बोला, यूथ के साथ यूजुअली हाँ यूजुअली हम यही देखते हैं कि वो इस करियर के लिए बहुत ही अनसाइंटिफिक मैनर में जाके अपना करियर पिक कर लेते हैं। एंड लॉन्ग रन में क्या होता है, मिड करियर क्राइसिस आते हैं या वो जिस करियर में रहते हैं उसको वो एंजॉय नहीं कर रहे होते हैं। सो अ साइकोमेट्रिक टेस्ट इज अ साइंटिफिक मेथड जिसमें हम बच्चे की या कैंडिडेट की पर्सनालिटी, उनके इंटरेस्ट लेवल्स, उनकी स्किल्स एंड एबिलिटीज, इन सबको मैच करते हैं वर्ल्ड ऑफ करियर से। एंड ये एक साइंटिफिक टूल है जो हम कई समय से करते आ रहे हैं, लेकिन अब हमें AI की हेल्प से, सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से ये हम बहुत जल्दी कर पाते हैं। एक ऑनलाइन 45-50 मिनट्स लगते हैं, we get a very nice report, जो पहले हम लोग पेन पेपर करते बहुत थे, डिटेल्ड रिपोर्ट बहुत हमारे दिन भी पास लगते थे, हाँ. पर अभी इट इज वेरी क्विक। सो आई थिंक आज के समय में हम हर बच्चे को या हर कैंडिडेट को सजेस्ट करते हैं कि आप एक साइकोमेट्रिक टेस्टिंग करें ताकि आपके लिए बेस्ट क्या है, टेलर मेड फॉर यू, and then you'll end up being happier. And similarly corporates भी जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा employee organization छोड़कर चला जाता है, so to retain employees they wanted to understand how we can use concepts of psychology here. So employee fit tests होते हैं, वही psychometric test होते हैं, that how they would actually be performing in real situations. उसको यूज करके we get an understanding whether this employee is fit for our organization or not. आई ऑल्सो बीइंग अ करियर काउंसलर, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं मेरे पास जो मैं तुम्हें भी पूछना चाहूँगी। ये जो टेस्ट होते हैं जी, इनके लिए मैडम क्या हम कुछ तैयारी कर सकते हैं? बेस्ट है अगर आप कोई तैयारी करते हैं। एग्जैक्टली बहुत सारे कैंडिडेट्स, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन होता है क्योंकि टेस्ट है तो तैयारी करना ज़रूरी है, पर ये ऐसे टेस्ट है जो आपको बिना तैयारी के देने होते हैं, तभी आपका रिजल्ट करेक्ट आता है। इसीलिए इसको हम लोग टेस्ट भी नहीं, हम असेसमेंट ही बोलते हैं। हाँ, क्योंकि टेस्ट में हमारा एक कंडीशनिंग है कि हमें लगेगा कि कुछ तैयारी करनी है। असेसमेंट है, जान रहा है आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपको पूरा स्कैन कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप मुझे बताइएगा POSH ये है क्या, और किस तरीके से कंपनीज में इम्प्लीमेंट किया जाता है? राइट, सो POSH which is Prevention of Sexual Harassment at Workplace Act 2013, गवर्नमेंट का एक ऐसा अधिनियम है जिसको हर ऑर्गेनाइजेशन में ये लागू किया गया है। तो मैं सोल संवाद की डायरेक्टर होने के साथ साथ पॉश शाला मेरे एक और संस्थान है जहां मैं डायरेक्टर हूं, और यहाँ पर पॉश एक्ट के ऊपर हम काम करते हैं। पॉश एक्ट यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन में, वर्क प्लेस में जब भी लोग पहुंच रहे हैं, खासकर महिलाएं जब पहुंच रही हैं, और अभी हमने रिसेंट केसेस भी हम जो देख रहे हैं, जो कि कोलकाता में मेडिकल डॉक्टर के साथ जो केस हुआ है, हम वर्क प्लेस सेफ्टी की बात कर रहे हैं। तो सरकार द्वारा ये अधिनियम है कि हमें हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट की पॉलिसी होनी चाहिए, वहाँ पर उसकी कमेटी होनी चाहिए, और सेक्सुअल हैरेसमेंट केवल फिजिकल या रेप तक नहीं है, वर्बल और नॉन वर्बल भी है। यानी अगर आपने सेक्सुअली कलर्ड स्टेटमेंट्स भी दिए हैं, आपने कुछ जेस्चर्स भी दिखाए हैं, आप सामने वाले को, यानी कि अगर किसी महिला को ये इंटेंशन फील हुआ है कि मैं हैरेस हुई हूँ सेक्सुअली, तो ये पॉश के अंतर्गत आता है। अच्छा, तो क्या ये सभी कंपनीज में इम्प्लीमेंट होता है या? हाँ, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज आपको मैंडेटरी है, मिनिमम उतने होने चाहिए। यस, इट इज मैंडेटरी, ओके, बट फॉलो नहीं हो रहा है। जैसे कई सारे और लॉ और एक्ट्स हैं जो कंपनीज फॉलो नहीं कर रहे हैं, वैसे ही ये भी बहुत सारे संस्थानों में फॉलो नहीं हो रहा है। लेकिन जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशंस और कॉर्पोरेट कल्चर है, वहाँ सब जगह ये फॉलो होता है। साथ ही साथ पॉश के लिए हम ये कहते हैं कि कई बार ऐसे भी केसेस आते हैं जहाँ पर कुछ विमेन जस्ट टू गेन एडवांटेज वो मर्दों को गलत फ्रेम करती हैं, गलत फायदा उठा रही हैं इसका। इसीलिए
हर ऑर्गेनाइजेशन एक कोड ऑफ कंडक्ट पॉलिसी भी बनाते हैं, और साथ ही साथ पॉश पॉलिसी जब इम्प्लीमेंट की जाती है तो उसमें जेंडर न्यूट्रल पॉलिसी करी जाती है, ताकि अगर किसी मर्द के खिलाफ या अगेंस्ट यूज हो रहा है तो उसको भी प्रोटेक्शन अवेलेबल है। साथ ही साथ अब हमारे पास कॉर्पोरेट्स में बहुत सारा डाइवर्सिटी और इंक्लूजन यानी थर्ड जेंडर भी है, तो उनके लिए भी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो जेंडर न्यूट्रल पॉलिसीज बना रहे हैं। ओके, सो एक क्वेश्चन तो मेरा आपने बिना पूछे ही आंसर कर दिया, पर अब बात करेंगे इसके अवेयरनेस की। अवेयरनेस इन द सेंस एम्प्लॉयज को भी, जनरल पब्लिक को भी, इवन कॉर्पोरेट्स को भी। सो व्हाट इज द लेवल ऑफ अवेयरनेस इन टुडेज टाइम? देखिए, अगर हमारे पास, जैसे मैं इंदौर का सीन कंपेयर करूं, तो इंदौर में बहुत कम कंपनीज हैं, मतलब जैसे अगर जो ग्लोबल कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है जिनके ऑफिसेज इंदौर में हैं, तो वहां पर तो बिल्कुल पॉश अधिनियम फॉलो हो रहे हैं। मेट्रोज में बहुत ज्यादा है जहाँ ज्यादा कॉर्पोरेट कल्चर है, और पॉश का एक एस्पेक्ट ये है कि हमें ट्रेनिंग देनी है एम्प्लॉयज को, सेंसिटाइजेशन करना है। ऑर्गेनाइजेशन में जगह जगह पोस्टर्स पुट अप होने हैं, ये स्कूल्स हो सकते हैं, ये कॉलेजेस हो सकते हैं, ये हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, ये कॉर्पोरेट्स हो सकते हैं, हर तरह के संस्थान में। साथ ही साथ कंप्लायंस, ये भी इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो एट माय एंड मेरी कंपनी पॉशशाला जो है उसमें हम ये सारे ही एस्पेक्ट्स पे काम करते हैं, और साथ ही साथ ऑफ कोर्स हम सोशल मीडिया का भी यूज करते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, अवेयरनेस और महिलाओं को और इवन फैमिली मेंबर्स, मेल मेंबर्स, सबको अवेयर किया जाए कि किस तरह से आपके अगेंस्ट चीजें हो सकती हैं। कई बार जैसे बहुत बार हमने देखा है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्होंने अगर किसी महिला पे कुछ कमेंट कर दिया है तो वो पॉश के अंतर्गत आ रहा है। कई बार नो नॉलेज लीड्स टू हार्म फॉर देम, सो ट्रेनिंग प्रोग्राम में यही सिखाया जाता है, यही सेंसिटाइजेशन करी जाती है। सो इसकी जो पॉलिसीज है वो जेंडर न्यूट्रल है। यस, मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस will ask for a gender neutral policy, and that is what is advisable. हाँ, right, correct. So अगर सॉफ्ट स्किल की बात करें, एक अलग पहलू है आपके पर्सनालिटी का, यू आर अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर। सो व्हाट टॉप 5 सॉफ्ट स्किल्स यू सजेस्ट एवरी यूथ और स्टूडेंट शुड हैव और एक्वायर? हाँ, I think number 1 is communication skills, which include not only speaking but also listening skills, active listening. I think then number 2, अब हम ये सोचें, अगर किसी भी बच्चे को, लेमैन को भी ये दिया जाए कि कॉर्पोरेट में तुम्हें काम करने जाना है तो क्या स्किल्स लगेंगी। So I think the next of course is your analytical skills, your critical skills, कि आप किसी सिचुएशन में किस तरह से उस सिचुएशन पे काम कर पाएंगे, you know, अपनी एनालिटिकल एंड लॉजिकल एबिलिटीज को यूज कर पाएंगे कि नहीं। The third of course is we are all running short of time नहीं है किसी के पास, time management. So if you can do good time management, because जो लोग समय का सदुपयोग कर पाते हैं, हम हर किसी के पास 24 घंटे हैं, जो उसको सदुपयोग कर पाते हैं, मेरे ख्याल से they end up being winners. Right. The fourth, I think, of course, decision making skills, because in day to day life also we require a lot of decision making. So I think that's also a very top skill that हम लोगों के पास होना चाहिए. And yes, we are going to be working with people in organizations, so if we can develop people skills or team skills. And overall above this, मुझे लगता है एक बहुत important चीज़ है perspective, attitude. वो हमें नजरिया, अगर मैंने अपना बदल लिया, हर चीज में मैं फॉल्ट फाइंडिंग की जगह अगर मैं अप्रिसिएशन देखूंगी या पॉजिटिव्स देखूंगी या पॉसिबिलिटीज देखूंगी, तो मुझे लगता है कि वो एटीट्यूड चेंज जो है, अपार्ट फ्रॉम द स्किल्स, एप्टीट्यूड आप सीख सकते हो, बट दैट एटीट्यूड चेंज इज समथिंग दैट वी रियली नीड टू वर्क अपॉन। राइट, थैंक यू फॉर द वंडरफुल आंसर। सो निवृत्ति, आप बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। निवृत्ति एज अ टीनेजर कैसी थी? हम सब मिलना चाहेंगे उनसे। चलो आप गेस करो। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा टॉम बॉयश। मैं बहुत और इज इट वेरी सिंसियर। मुझे तो जब से मैं तुमसे मिली हूँ, ऑलमोस्ट अब 7-8 साल हो चुके होंगे हमारी दोस्ती को, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि निवृत्ति एक टॉम बॉय होगी। हाँ, पढ़ाकू होगी, बट टॉम बॉय जरूर होगी।
नहीं, tomboy तो नहीं. I've always never been into too much of fashion or everything. So I was never very. I've never been a very fashion conscious. Like I dress up, of course, in a very respectful manner and everything. But fashion is not my primary aim. So definitely as a teenager, I was a very sincere person. हम लोग 10 बच्चों के परिवार में रहते थे, जॉइंट फैमिली में थे, एंड मैं एक्चुअली खुद तो अपना होमवर्क स्कूल से कराती थी. अच्छा. घर आके अपने छोटे भाई बहनों को सबको पढ़ाती थी और मुझसे बड़ी एक ही बहन है, उनको भी मैं पढ़ाती थी और मम्मी पापा की हर बात मानती थी. स्कूल में बहुत एक्टिव थी. यस, मॉनिटर ऑफ द क्लास ऑलवेज एंड टॉपर इन द क्लास. तो एक अच्छी बच्ची थी, एक्चुअली अच्छी बच्ची थी. मुझे आज भी याद है, निवृत्ति से मैं जब फर्स्ट टाइम मिली, हमारी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी, केवल हाय हेलो हुआ था. अ ब्यूटीफुल गर्ल कमिंग इनसाइड, बहुत सुंदर सी सलवार सूट पहनी हुई और बहुत ही प्लीजेंट पर्सनालिटी. इनफैक्ट एज ए टीनेजर आई रिमेम्बर, मैं बड़ी मतलब एक्चुअली पंजाबी फैमिली से, हाँ. तो हमारे सब अच्छे हट्टे कट्टे बच्चे. मैं बड़ी पतली हुआ करती थी तब. तो मेरे पेरेंट्स मुझे डॉक्टर के पास लेके जाते थे कि भाई ये बहुत कमजोर है. तो डॉक्टर वुड से नो, शी इज फाइन, शी इज फाइन, शी इज ओके. किड्स आर ऑन ओबीस साइड, बट शी इज फाइन. बट ऑफ कोर्स नाउ आई एम प्योर पंजाबी एंड ब्राह्मण कॉम्बिनेशन नाउ. So coming to the mentorship, yes, what is your approach towards mentorship and giving back to the society? So एक बहुत अच्छा एनालॉजी देती हूँ. मनी प्लांट आपने देखा है, हाँ. ठीक है. तो मनी प्लांट अपने आप में चढ़ नहीं पाएगा. Yeah. उसको एक सपोर्ट मिल जाता है और उस सपोर्ट से वो बेल चढ़ती चली जाती है. आई थिंक मेंटरशिप वैसा ही है हमारी लाइफ में. अगर हमें एक ऐसा मेंटर मिल जाए जो हमारा हैंड होल्ड करके हमें जब जरूरत हो हल्का सा धक्का दे, हल्का सा पुश दे, तो आई थिंक वी विल रीच ग्रेट हाइट्स इन लाइफ. So what happens is that most of us are not internally motivated, है ना. मतलब मोटिवेशन ना एक्चुअली 2 दिन का ही मेहमान होता है, इंटरनल वाला जो होता है. क्योंकि 2 दिन के लिए यहाँ से कुछ सुना, अब मैं आज करूंगी, मैं आज ये करूंगी. बट एक डिसिप्लिन या कंसिस्टेंसी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें लाइफ में आगे लेकर जाता है, राइट. एंड अगर हमारे पास एक अच्छा मेंटर होता है तो वो हमें जो थोड़ा डंडा करता रहता है, and he holds us accountable and responsible for our actions. So I believe everybody should have a guru या एक mentor होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आपको कहते हैं ना, भव सागर से तार के ले जाएंगे और वही आपको आगे लेकर जाएंगे. एंड गिविंग बैक टू सोसाइटी, अगेन आई थिंक मैं बहुत ज्यादा पंच रेंट कॉन्सेप्ट में बिलीव करती हूँ. एंड दैट हम यहाँ पर हैं, सो वी हैव ऑल taken a lot of debts or rin from everyone around us. So it is our duty to return back. those rinas. तो इसीलिए मैं आई थिंक मैं कॉलेज में थी और एक मूवी आई थी, आपने भी देखी होगी, माधुरी दीक्षित की, मनीषा कोइराला की लज्जा फिल्म थी. और वो फिल्म देखने के बाद आई वाज शेकन टू द कोर. एंड तो उस समय मैंने कुछ लिखा होगा, क्योंकि मैं भूल गई थी. तो कुछ दिन पहले मैं अपने सामान की कुछ सफाई कर रही थी और मुझे अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स मिले और उसमें मैंने एक्चुअली देखा कि मैंने जब वो मूवी देखी होगी, आई थिंक आई वाज 22 एट दैट टाइम, तो मैंने अब मूवी देखने के बाद इतना इम्पैक्ट मुझे फील हुआ कि मैंने कुछ 4-5 पन्ने का उसमें अपनी थॉट्स फीलिंग्स लिखे कि मैं ये करना चाहूँगी फ्यूचर में. और अभी जब मैंने पढ़ा, मैं भूल गई थी उसके बारे में, अभी जब मैंने कुछ समय पहले उसको पढ़ा तो मुझे लगा कि एक्चुअली यही तो मैं कर रही हूँ. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग. मेरे दोनों प्रोजेक्ट्स, चाहे वो सोल संवाद हो, चाहे पौधशाला जिससे मैं जुड़ी हूँ, इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में मैं कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ पे, लोगों के लिए, समाज के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, इन्हीं सब के लिए काम कर रही हूँ. सो आई थिंक आई न्यू माई विजन एंड ड्रीम देन एंड आई एम लिविंग इट नाउ. यस. सो मिरेकल की बात करने वाली थी अगली क्वेश्चन में, और मिरेकल तो हो ही गया. सो यू बिलीव इन मिरेकल्स? यस, ऑफ कोर्स आई डू. और कोई ऐसा इंसिडेंस जो हमें बताए कि हाँ निवृत्ति, ये तो तुम्हारे लिए मिरेकल था? बहुत. आई थिंक मेरे लाइफ में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स मिरेक्युलस ही हैं. तो आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, राइट. मैं बहुत नहीं थी बचपन में, बट आई थिंक कॉलेज में आई, एंड so one thing is that I am married into an intercaste, right. I come from a Punjabi family, married to a Brahmin family. My parents were not very agreeable about this whole thing,
तो मैं ऑफ कोर्स करना है एंड वेरी श्योर कि नहीं पेरेंट्स की कंसेंट से ही करेंगे. सो आई थिंक माई इंटायर मैं बहुत ज़्यादा साईं बाबा को मानती हूँ और उस समय मैंने बहुत पूजा करी एंड आई थिंक माई हस्बैंड इन माई लाइफ इज ब्लेसिंग. सो व्हाट हैपेंड इज कि मैं शादी करके जिस नेक्स्ट डे जो टेम्पल मेरा है जहाँ से मैं हूँ जबलपुर से, मैं वहाँ गई और साईं बाबा के दर्शन करने की थैंक यू आपने मुझे ये दे दिया. मैं आपसे यही मांगती थी और मैंने बस माथा वगैरह टेका और हम घर आ गए. उस दिन थी हनुमान जयंती और उस दिन ऐसा कुछ हुआ कि मैं घर पहुंचे एंड रियलाइज कि मुझे जो एक चेन और लॉकेट मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की थी, मैरिज गिफ्ट, वो मुझे घर पहुंचते ही देखा कि है नहीं. एंड आई एम वंडरिंग कहाँ गया. सब कपड़ों में चेक किया, गाड़ी में चेक किया, कुछ नहीं मिला. पैनिक सब जगह. Because and it's so important, you know, your husband is gifted. First gift मैंने खोल दिया. Then मेरे साथ जो रिलेटिव थे उन्होंने सजेस्ट किया कहीं मंदिर में तो नहीं गिर गया. तो हम गए साईं मंदिर और हमने वहाँ पे पट बंद थे क्योंकि आरती हो रही थी. और जैसी आरती खत्म हुई और हमने जाके पंडित जी से बोला तो उन्होंने कहा कि हाँ आपका ये लॉकेट गिर गया था और मुझे आपको बाबा की चादर देनी थी और उनकी पुस्तक देनी थी, लेकिन आप चले गए. बाबा ने आपको वापस बुलाया. And I had goosebumps and I still getting goosebumps because I also have like he wanted to bless me कि देखो मैं तुम्हारे यूनियन को ब्लेस कर रहा हूँ और कितना भी मैंने जेवर पहने जो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की. So I'm still very touched by that. Another miracle I think my whole life. मेरा बच्चा जो पहला my son जिसकी वजह से मैं साइकोलॉजी फील्ड में आई, तो मेरा बेटा जो था मेरी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी थी. मेरा बेटा 1.25 किलो का हुआ है, 1200 ग्राम रहता है, 1.25 किलो तो भगवान को लड्डू चढ़ा देते हैं. और थ्रू आउट प्रेगनेंसी मुझे बोला गया था बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, पता नहीं क्या होगा. एंड माई ओनली थिंग वाज कि बाबा आपने दिया है तो आपने दिखाना है. और वो 1.25 किलो का बड़ी मुश्किल से हुआ. एंड टुडे ही इज 15, ही इज डूइंग सो वेल इन लाइफ. सो बोथ माय इंपॉर्टेंट पीपल इन माय लाइफ, माय हस्बैंड, माय सन, they are all blessings of God. तो मेरे के लिए ये सब कुछ. तो मैं तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा मिरेकल्स में बिलीव करती हूँ. इतने सारे रोल्स प्ले करती हो दिन भर में भी. महीनों सालों तो जाने दो, हर दिन इतने सारे रोल प्ले करती हो. हाउ यू मैनेज ऑल द थिंग्स? And this is some question I get from everyone. मुझे बहुत मेरे स्टूडेंट्स भी बोलते हैं, मैं हर जगह जहाँ जाती हूँ मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप इतने सारे कैसे मैनेज कर रहे हो. I don't know how I'm doing it, but I think a few things जो मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं जनरल एडवाइस सबको देना चाहूंगी कि मैरी द राइट पर्सन. वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी आधी लाइफ संवर जाएगी, बिगड़ जाएगी अगर आपने सही व्यक्ति के साथ आपका साथ है. तो सबसे पहले तो I chose wisely. Plus my extended families, that is my in-laws, have also been extremely supportive. So I think वो. दूसरा कि मेरे बच्चों को मैंने शुरू से लिटिल मिनियंस बना के रखा था. So मैंने उनको बहुत इंडिपेंडेंट बनाया. And I kept telling them that mama is a working woman. So like how dad is going out to work, even I have to go out to work. So I think I have an extremely cooperative family. दूसरा मुझे लगता है कि हमें ना काम डेलीगेट करना चाहिए बहुत सारा. मैं देखती हूँ बहुत सारी महिलाएं जो हैं आज वो इसीलिए काम कर पा रही, या तो उनका परिवार बहुत स्ट्रांग है, फैमिली बहुत सपोर्टिव है, एंड साथ में इफ वी हैव आवर मेड्स और आवर सपोर्ट स्टाफ. सो मैं बहुत डिपेंडेंट हूँ अपने सपोर्ट स्टाफ के लिए और मैं बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ उन लोगों के लिए. तो मुझे लगता है कि बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि नहीं हमारे घर वाले तो हमारे हाथ का ही खाना खाएंगे, वो हमारे हाथ से चीजें करेंगे. तो आप अपने ऊपर बहुत प्रेशर लेके आ रहे हो. आपके अगर सपोर्ट स्टाफ आपके लिए अच्छा है, हेल्प स्टाफ अच्छा है, तो हम बहुत ज़्यादा एक्सेल कर पाएंगे. सो आई थिंक द 2 most important things is that yes, I have a very supportive family, husband, kids, and I have a very good support staff with me who are my strength, and every day I express a lot of gratitude for them. And yes, I do also work a lot on myself क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों की नेगेटिव एनर्जीज ले रही होती हूँ काउंसलिंग के दौरान. तो अपनी एनर्जी को भी मैं बहुत रिप्लेनिश करती हूँ. तो ये स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें भी मैं बहुत करती हूँ, विच गिव्स मी स्ट्रेंथ टू कैरी ऑन. ये एडवाइस हम सब के लिए. सो निवृत्ति, अब एक रैपिड फायर हो जाए. डन. ओके, रेडी? यस. जल्दी क्वेश्चन पूछूंगी, जल्दी आंसर करना है. फाइन. सो 1 2 3 स्टार्ट. व्हाट मेक्स यू स्माइल?
My husband and kids. What you are not good at? आई एम नॉट गुड एट माई हेल्थ, मतलब मुझे जो अपनी हेल्थ के लिए, मुझे अपनी एक्सरसाइज के लिए जो कंसिस्टेंसी करनी चाहिए, आई एम बैड एट दैट. Okay. What was the turning point of your life? I think the turning point in my life was when I shifted from management into psychology and mental health. I think that has been a very good decision and a very big turning point. जहाँ मैं पूरे से mental health में आई, वो मेरे लिए एक अच्छा turning point career wise रहा. Okay. What makes you feel inspired? I think other people doing great work, right, similar to my field. I think I feel very inspired. मुझे लोगों की success कि वाह ये इतना अच्छा कर रहे हैं, ये मेरे लिए अब set standard है, मुझे ऐसा ही करना है, तो ये मेरे लिए बहुत inspirational होता है. If you could hold on just one memory, वो क्या होता? One memory तो बहुत ही मुश्किल है. पर एक ही. I think I would say my marriage then. वैसे all memories related to my kids and my family and my husband, I would want to hold on to every one of them. But I think of course मैं सबसे ज़्यादा शिद्दत से मैंने अपनी husband को मांगा था और वो मुझे मिल गया, तो वो memory में hold on करना चाहूँ. Okay. Craziest thing you have ever done? Nivritti, the craziest. Crazy. I think crazy would be if I've taken I would want to do a bungee jumping. Crazy, but I've taken those spiral, वो rope lining हो गया, या फिर toboggan rides हो गया, तो वैसा crazy वाला मैंने किया है. Yes. Okay. Charisma to you is? Charisma for me would be confidence. Excellent. Someone with a lot of confidence is very charismatic for me. Just as you are. Yes. So one word for you? Confident. That is the word I Excellent. think that describes me. So we are done with the rapid fire, Thank you, Nivritti. And thank you for being here. Gratitude. And we are really inspired by it. Thank you so much for having me. Thank you.